हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम साहिबा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 22 मार्च को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, इसलिए बुक 1 से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि 6 मार्क्स के हैं और डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर आने ही आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जो बुक 1 है उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर था कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, जो कि डिलीटेड है। लेकिन सेकंड जो चैप्टर है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, वो जो चैप्टर्स हैं उसी चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर इंटरलिंक है, इसलिए थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको इस बारे में देना चाहूँगी। जैसे कि आपको पता है जो कोल्ड वॉर है वो 1945 से लेके 1991 तक चला, और जब ये कोल्ड वॉर एंड हुआ इसी के साथ साथ एक चीज़ और हुई, वो था डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि जो सोवियत संघ था वो टूट गया। हम जानते हैं कि जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था तो दो जो है महाशक्तियों के बीच में लड़ाई थी, एक तरफ था यूएसए एंड दूसरी तरफ था यूएसएसआर। ठीक है, तो यूएसए तो सबको पता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन जो यूएसएसआर है वो सिर्फ एक देश नहीं था, वो 15 कंट्रीज़ का जो है वो एक यूनियन था। ठीक है, एक संघ था। यूनियन या संघ को आप ऐसे ले सकते हैं कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज या ग्रुप ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं जैसे कि इंडिया क्या है 28 स्टेट्स का, और जो हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज है उसको मिलाकर एक देश बना है जिसे हम इंडिया बोलते हैं। वैसे ही 15 देशों को मिलाकर एक यूनियन बनाया गया था जो कि था यूएसएसआर का। लेकिन इंडिया क्या है, वो राज्यों का यूनियन है, और जो यूएसएसआर है उसके अंदर जो देश थे वो उसका यूनियन था। अब स्टार्ट करते हैं कि तो 1922 को ये जो यूनियन है 1922 को जो है ये यूनियन बनकर तैयार हुआ था, और ये 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि टूट गया, बिखर गया। ठीक है, तो इस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि बताइए सोवियत संघ के बिखरने के कारण क्या थे, या जो सोवियत यूनियन है वो क्यों टूट गया, क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया, इंग्लिश में पूछा जाता है। तो बस आपको याद रखना है कि रीजंस पूछे जा रहे हैं कि सोवियत यूनियन क्यों टूट गया 1991 में। ठीक है, तो उसके रीजंस क्या थे? पहला रीजन था हथियारों की होड़। ठीक है, आर्म्स कंपटीशन। अब ये जो आर्म्स कंपटीशन है ये क्या होता है? अब देखिए, सबको पता है यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था, और वॉर के टाइम पर क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें पड़ती है ज़रूरत किसकी? हथियारों की। तो जो सोवियत यूनियन है उसने यूएसए से जीतने के लिए अपना पूरा फोकस, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा पैसा जो है वो हथियारों के ऊपर लगा दिया, वो आर्म्स के ऊपर लगा दिया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को ये जब पता चला कि भाई हमारा तो कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, हमारा तो कुछ विकास ही नहीं हुआ, तो उन लोगों ने सोचा कि अब तो हमें सोवियत संघ से अलग होना है, और वो टूट गया। दूसरा रीजन है आंतरिक संस्थाओं में कमजोरी। ठीक है, वीकनेस इन इंटरनल इंस्टीट्यूट्स। अब ये इंटरनल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं? हर एक देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि खुद के बैंक्स होते हैं, खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लेकिन ये किस लिए बनाए जाते हैं? लोगों के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन ये इंस्टीट्यूट्स भी अपना काम सही से कर नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है वो टूट गया। अब जब यूएसएसआर ने अपने आप को स्टैब्लिश करा था तो उन्होंने पहले ये बता दिया था कि जो जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कंडीशंस अप्लाई होंगी रशिया के अंदर, ठीक है, वही सारी चीज़ें, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो चाहे वो आर्थिक रूप से हो, पूरे यूएसएसआर के अंदर चलेंगी। ठीक है, तो पूरे यूएसएसआर के अंदर इसको चलाने के लिए एक ही पार्टी थी, सबको पता है वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम था, और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन बेटा कम्युनिस्ट पार्टी वन पार्टी सिस्टम होने की वजह से 70 साल तक, पूरे 17 ईयर्स तक लगातार वो करती रही, जिसकी वजह से वो तानाशाही हो गई, डोमिनेटिव हो गई। क्योंकि जब बार बार इंसान सत्ता में आता है तो सत्ता सर चढ़ के बोलने लगती है, और वही देखने को मिला कि डोमिनेशन देखने को मिला, एक जो है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा देखने को मिला, लोगों के लिए जवाबदेही नहीं रही। जो सरकार हमारे लिए काम करती है उसका काम क्या होता है? हमें खुश करना, हमारे लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो हमारे लिए अकाउंटेबल भी है, जवाबदेही भी है, लेकिन वो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं रही अपनी जनता के प्रति। 70 सालों तक सिर्फ राज करा, डोमिनेशन दिखाया, सिर्फ डोमिनेटेड रही, लेकिन उसने कोई भी विकास नहीं करा, जनता का जवाबदेही नहीं रही, अकाउंटेबल नहीं रही, जिसकी वजह से सोवियत संघ टूट गया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होना। ये जो फ्रीडम है बेटा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपको पता ही होगा कि जो 1947 में हम भी आज़ाद हुए थे, लेकिन ये आज़ादी उस आज़ादी से बहुत ज़्यादा अलग है। बेसिकली दो तरीके की आपको पता है विचारधाराओं की वजह से भी लड़ाई थी यहाँ पर। एक था तुम्हारा कैपिटलिज्म और दूसरा था तुम्हारा सोशलिज्म। कैपिटलिज्म जिसे हम पूंजीवाद भी कहते हैं हिंदी में, तो जो तुम्हारा पूंजीवाद था, अगर मैं बात करूँ तो वो था यूएसए का, उसकी विचारधारा, और जो साम्यवाद थी
वो किसकी विचारधारा थी? वो थी यूएसएसआर की विचारधारा। और दोनों में आपको डिफरेंसेस पता ही है कि पूंजीवाद में ओपननेस है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन है, गवर्नमेंट जो है अपना कोई भी कंट्रोल नहीं रखेगी, लेकिन यूएसएसआर के अंदर जो सिस्टम चलता था उसके अंदर पूरा जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट का ही होता था, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो दबा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था भाई कि हमारा फ्रीडम अच्छे से नहीं मिल पा रही है, हम जो है अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से। तो ये जो जब स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होने लगी, लोगों को समझ आने लगा कि भाई जो पूंजीवादी सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू साम्यवाद, ठीक है, तो उन्होंने जो है अलग होने की मांग उठा दी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो है पॉलिसी ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीति थी, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव जो है मैं आपको बता दूं वो यूएसएसआर के, यानी कि जो यूएसएसआर था, जो 15 देश थे, उन सबके जो है वो लीडर थे, जनरल थे, राष्ट्रपति थे। 1985 में उन्होंने अपना पद संभाला था, ठीक है। और मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ना वो एक ऐसे इंसान थे जो कि करप्शन कम करते थे या करप्शन नहीं करते थे, ठीक है। और जब मिखाइल गोर्बाचेव आए, उन्होंने देखा यूएसएसआर की कंडीशन बहुत बेकार है, तो उन्होंने सुधारों की शुरुआत करी, रिफॉर्म्स लेकर आए वो, ठीक है, जिसमें उनकी 2 नीतियाँ सबसे ज़्यादा मशहूर है। पहली नीति को कहा जाता है पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, अभी मैं इसका मतलब बताऊंगी, ये जो है एक रशियन वर्ड है। दूसरा जो है कहा जाता है ग्लासनोस्ट। ये दोनों नीतियां लेकर आए वो। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट करना, ठीक है, अपने आप को जो है आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। और ग्लासनोस्ट का मतलब ये है बेटा कि ओपननेस लेकर आना। जो सरकार कर रही थी करप्शन इतने टाइम से, जो 70 साल तक लगातार लगी पड़ी थी जनता को लूटने के लिए, तो उसके लिए ओपननेस लेकर आना, थोड़ी सी पारदर्शिता करना, ये काम था मिखाइल गोर्बाचेव का। और वो जो सुधार कर रहे थे ना बेटा, वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन वो सोसाइटी को वो सुधार जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। क्यों नहीं पसंद आए बेटा? क्योंकि हम लोग जब एक सही इंसान आता है पावर में और जब वो सुधार करने की कोशिश करता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जनता चाहती है कि एकदम से हम जो है वो अच्छी कंडीशंस में चले जाएं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ धीरे धीरे होती है। तो ये जो सुधार है वो स्लो कर रहे थे मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि जनता को जो है पसंद नहीं आए। जनता तो ऑलरेडी इम्पेशेंट हो चुकी थी, उसको लग रहा था भाई कि सभी लोग हमें लूट रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो सुधार करने लगे और जनता को जो ये पसंद नहीं आया, उसकी वजह से भी सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया या फिर डिसइंटीग्रेट हो गया। नेक्स्ट मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। देशों का विकास नहीं, डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब जो यूएसएसआर है, सबको पता है कि वो 15 देश हैं, ठीक है। अब 15 देशों में से सिर्फ रशिया ही है जो कि थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाकी के जो देश थे उनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। अब डेवलपमेंट नहीं हुआ तो जो लोग हैं वो क्या पसंद करेंगे? रहना, बिल्कुल भी रहना नहीं पड़ेंगे, और बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करेंगे, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब उनके पास ऑप्शन हो यूएसएसआर से अलग होने का, ठीक है ना। इन्फ्लेशन राइज, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। महंगाई जो बढ़ती है उसकी वजह से भी जो लोग हैं वो परेशान हो गए, क्योंकि इससे पहले तो सरकार सब कुछ दे रही थी, सब कुछ सरकार कर रही थी समाजवादी सिस्टम के अंदर, लेकिन अब जब महंगाई बढ़ी तो सरकार ने भी कहीं ना कहीं अपने हाथ जो है वो पीछे खींचना शुरू कर दिए। एकदम से महंगाई बढ़ने की वजह से बेटा, जैसे हमारे यहाँ रोटी बहुत फेमस है ना, वैसे ही रशिया के अंदर लोग जो है वो ब्रेड के लिए भी तरस गए थे, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आने वाला है, चाहे आपसे ये क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा ज़रूर जाएगा। और ये याद रखना, ये रीजंस हैं कि सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि भाई 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, टूट गया, तो उसके बाद जो समाज है उसके अंदर क्या बदलाव, क्या रणनीतियां देखने को मिली, ठीक है, क्या चेंजेस देखने को मिले वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, 1991 के बाद, या फिर जो कोल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद क्या जो है बदलाव देखने को मिले। ये दोनों ही तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस पूछी जा रही हैं आपसे कि भाई जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, एंड हो गया, या फिर सोवियत यूनियन टूट गया, तो क्या बदलाव, क्या चेंजेस देखने को मिले। अब ये क्वेश्चन जो है 2 लैंग्वेजेस में क्यों है? क्योंकि याद करें 1991 ही वो डेट है जिसमें आपका जो है कोल्ड वॉर भी एंड होता है और साथ ही साथ आपका सोवियत यूनियन भी डिसइंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि कोल्ड वॉर जो है, जो शीत युद्ध है, वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये 1991 से जब भी पूछा जाए कि भाई कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या हुआ, या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद क्या चेंजेस देखने को मिले, क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, क्या परिणाम देखने को मिले, तो आंसर आपको यही लिखना है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि आपसे परिणाम
पूछे गए हैं, रीजंस नहीं। रीजंस पूछे जाएंगे तो अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया वो करोगे आप लोग, ठीक है। लेकिन जब आपसे कॉन्सिक्वेंस पूछी जाए, परिणाम पूछे जाए, रणनीतियाँ, परिवर्तन, चेंजेस पूछे जाए, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। पहला क्या पॉइंट लिखेंगे आप इसके अंदर, विश्व में शांति की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। देखिए जब कोल्ड वॉर चल रहा था, सबको पता है कि कोल्ड वॉर जो है वो जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हो गया था। 1945 में आपका जो है क्या ख़त्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। उसी के बाद ही जिस बार आपका कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1945 से चलता है 1991 तक। तो बेटा ये जो कंडीशन थी ना, ये बहुत जो ईयर्स रहे हैं टेंशन वाले ईयर्स रहे हैं कि कहीं ये वॉर जो है, कोल्ड वॉर जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो जब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर चेंज हो जाता तो भाई दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस का मतलब यही है कि जो डर था लोगों के अंदर, जो पूरी शांति भंग हो रखी थी पूरी दुनिया के अंदर कि भाई कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, वो ठीक हो गया, ठीक है। अब लोगों को वो जो जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया ये पता चल गया कि अब तो शांति हो गई, अब तो पीस एस्टैब्लिशमेंट हो गई, अब कोई वॉर जो है अब नहीं होने वाला है। दूसरा क्या हुआ, हथियारों की होड़ खत्म हो गई। ये जो आर्म्स कंपटीशन था ये खत्म हो गया। कैसे आर्म्स कंपटीशन खत्म हो गया, वॉर तक ही ये दोनों आर्म कंपटीशंस कर रहे थे। यूएस से बढ़िया बढ़िया हथियार बना रहा था, यूएसएसआर जो है बड़े बड़े हथियार बना रहा था, बढ़िया हथियार बना रहा था। लेकिन ये जो आर्म्स कंपटीशन किस लिए कर रहे थे, वॉर के लिए कर रहे थे। लेकिन जब वॉर ही 1991 में एंड हो गई तो हथियारों की होड़ भी जो है वो खत्म हो गई, आर्म्स कंपटीशन भी एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ध्रुवीयताओं का अंत हुआ, ठीक है। एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, ये जो आपके चैप्टर का ये नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी से रिलेटेड है कि जो बायोपोलैरिटीज में बढ़ गए थे, ध्रुवीयताओं में बढ़ गए थे, ठीक है। बायोपोलैरिटी का मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि भाई एक पूरी दुनिया जो है उसके पोल्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो दो पोल्स में ऐसे बट गई थी हमारी दुनिया, एक तरफ हो गया था यूएस से, ठीक है, और दूसरी तरफ यूएसएसआर, ठीक है। तो दो पोल्स में बढ़ गई। लेकिन जब इनका वॉर खत्म हुआ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बायोपोलैरिटीज है वो भी खत्म हो गई, ठीक है। दो बायोपोलैरिटीज खत्म हो गई और एक जो है पावर देखने को मिली, जिससे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट ही आता है अमेरिका का दबदबा, अमेरिकाज डोमिनेशन, ठीक है। जब 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये पता चल गया कि एक पावर जो यूएसए से लड़ रही थी वो खुद में खुद ही टूट गई है, अंदर ही वो डिस्ट्रॉय होती चली गई है, ठीक है, भंग हो गई है, डिसॉल्व हो गई है वो अंदर ही अंदर। तो बचा क्या, यूएसए बचा, और यूएसए का पूरे विश्व के ऊपर कहीं ना कहीं एक डोमिनेशन, एक जो दबदबा है वो कायम हुआ। आप देख भी सकते हैं एक टाइम पीरियड ऐसा था कि भाई हर चीज़ में अमेरिका, कल्चर किसका, अमेरिका का, आर्मी किसकी, अमेरिका की, इकोनॉमिक पावर कौन है भैया, अमेरिका है, ठीक है। तो एक अमेरिका का डोमिनेशन जो है वो देखने को मिल रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो महत्व है वो बड़ा, ठीक है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एग्जाम्पल के लिए जो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जो है बनने के चांसेस और ज़्यादा हो गए कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं पीस इस्टेब्लिश कर रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और बननी चाहिए ताकि जो वॉर्स हैं वो थर्ड वर्ल्ड वॉर्स में चेंज ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूस उत्तराधिकारी के रूप में, यह यहाँ 8वां पॉइंट है, रशिया एज द सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, जो कि बाद में कमांड संभाले, जैसे कि पापा के बाद बेटा उनकी सारी चीज़ें, उनका बिजनेस, सब चीज़ जो है अपने हाथों में लेगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसी तरीके से जो आपका यूएसएसआर था, जब वो टूट गया तो ऐसा तो था ही नहीं कि भाई 45 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर ने किसी देश के साथ रिलेशंस नहीं बनाए होंगे या फिर जो है वो किसी तरीके का ट्रेड नहीं करता होगा, बिल्कुल करता होगा। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले यूएसएसआर फुलफिल करता था वो किसके पास चली गई, रशिया के पास चली गई, यानी कि वो उत्तराधिकारी बन गया, उसने सब कुछ अपने ऊपर जो है वो ले लिया। नेक्स्ट है विचारधाराओं की समाप्ति। मैंने आपको एडिशनल पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी कि जो एक तरीके से आइडियोलॉजीज का वॉर चल रहा था, ठीक है, वो भी खत्म हो गया। यहाँ पर विचारधाराएं जो है वो खत्म हो गई। आपको पता होना चाहिए कि जो साम्यवाद है वो पूरी तरीके से खत्म ही हो चुका है वर्ल्ड के अंदर। अब आपको कहीं ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। क्या देखने को मिलता है, कैपिटलिज्म। ही सारी कंट्रीज जो है वो प्राइवेटाइजेशन चाहती है एज फार एज पॉसिबल हमारा जो है वो डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि नई कंट्रीज जो है वो बनी, यानी कि नए देशों का उदय हुआ। ये रहा यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है। अब ये नई कंट्रीज क्या है, देखिए पहले 15 देश थे, सबको पता है। अब ये 15 देश जब अलग अलग बट गए, ठीक है, तो इन्होंने अपने तरीके से अपने देश के अंदर जो है अपनी विचारधाराएं, अपने तरीके से जो है अपना विकास जो है वो देखा, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक अलग न्यू इंडिपेंडेंस कंट्रीज़ कहलाई, ठीक है। ये जो है नए
देशों का उदय कहलाया, क्योंकि अब ये यूएसएसआर से अलग हो चुके थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि अगर पूछा जाए रीजन सोवियत यूनियन के टूटने के, तो ये वाला क्वेश्चन करना है आपको जो मैंने यहाँ पर कराया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूंसीज या परिणाम या रणनीतियाँ क्या देखने को मिली, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, कोल्ड वॉर के एंड के बाद या फिर आपका जो है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि जो जो चीज़ें पहले हो रही थी वो सब खत्म हो गई, पीस मेंटेन नहीं हो पा रही थी, पीस भी आ गई, वेपन्स कंपटीशन हो रहा था वो भी अब खत्म हो गया। ठीक है, दो आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी वो भी खत्म हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी क्या होता है, सबसे पहले तो हम इस पर ही आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शॉक थेरेपी है वो अपनाई थी, किसने अपनाई थी, रशिया ने अपनाई थी। कब अपनाई थी, 1990 में अपनाई थी। ठीक है, शॉक थेरेपी को बहुत सिंपली आप समझे, क्या चलता था रशिया के अंदर, यूएसएसआर के अंदर चलता था भैया साम्यवाद। ठीक है ना, सोशलिज्म चलता था। तो सोशलिज्म से बहुत रैपिडली, बहुत जल्दबाजी में जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ मूव होना, कहाँ की तरफ मूव होना, कैपिटलिज्म की तरफ, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ आना। हिंदी में बोलते हैं इसको जो है समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ आना, जो है वो क्या कहलाता है, शॉक थेरेपी कहलाता है। इसमें पहले इंसानों को जो है वो ट्रूमा दिया जाता था, उनको आघात पहुंचाई जाती थी, उसके बाद उनका उपचार किया जाता था, इसलिए इसको नाम दिया गया है शॉक थेरेपी। अच्छा, ये किसने बनाई है, तो ये बनाई है वर्ल्ड बैंक ने बनाई है और IMF ने बनाई है। ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आपका उसने बनाई है, और साथ ही साथ इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसने बनाई है ये। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर जो है ये एक प्लान तैयार किया था। किसके लिए तैयार किया था, रशिया के लिए तैयार किया था। कब अडॉप्ट किया उसने, 1990 में अडॉप्ट किया, जिसका नाम था शॉक थेरेपी। ठीक है, अब सबको लग रहा था कि भाई अब तो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं हम, अब तो हमारे अंदर चेंजेस आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। रशिया और ज़्यादा बेकार हो गया इससे। तो वही पूछा जाता है आपसे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी की, भैया बताइए शॉक थेरेपी अपनाने के बाद क्या परिणाम देखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। ठीक है, वीक इकोनॉमी हो गई, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक चल रही थी, लेकिन जैसे ही शॉक थेरेपी अपनाई और ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली, इतनी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली कि पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी उनकी इकोनॉमी। ठीक है, सबसे बड़ी गैराज सेल जो है वो कहलाई बिगेस्ट गैराज सेल। अभी बिगेस्ट गैराज सेल क्या है, रशिया ने जब सोचा अपने आप को कि भाई हम अपने आप को जो है वो क्या कर लेंगे, हम जो है पूंजीवाद में बदल लेंगे। ठीक है ना, हम कैपिटलिज्म की तरफ चलेंगे। तो कैपिटलिज्म की तरफ जाने के चक्कर में उन्होंने ना बहुत जल्दबाजी में अपने 90% जो है उद्योगों को, कितने परसेंट, 90% अपने उद्योगों को, इंडस्ट्रीज एरिया को जो है वो क्या कर दिया, निजी कंपनियों को दे दिया बेटा, प्राइवेट हाथों में दे दिया। ठीक है, और जैसे ही इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया तो बहुत ही कम दामों में जो है मशीनरी को बेचा गया, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ी गैराज सेल कहलाई है। ठीक है, सेल में पता है ना सामान कैसा मिलता है, सस्ता मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है माफिया वर्ग का उदय। ये जो माफिया क्लास है, क्या है ये माफिया क्लास, बेटा कोई ना कोई एक ऐसा क्लास उभरता है जब हमारे देश के अंदर हमारी सरकार हमारे साथ कुछ बुरा कर रही होती है, तो उसके खिलाफ जो बोले कि भाई सरकार अच्छा नहीं कर रही, सरकार की पॉलिसीज को जो है वो क्रिटिसाइज करे, बुराइयां करे उसकी। ठीक है, तो ये जो माफिया वर्ग था इसका उदय हुआ, और इसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी था। तो जैसे ही इन्होंने ये 90% अपने जो इंडस्ट्रीज एरिया थे, मैंने अभी बताया ना इस पॉइंट में, 90% जो है अपने इंडस्ट्रीज जो है, उद्योग जो है क्या करते थे, प्राइवेट कर दिए थे। तो जब प्राइवेटाइजेशन किया गया तो सारा इन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम जो है, आर्थिक जो गतिविधियां है वो पूरे अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, इकोनॉमिकली पूरा इसको जो है कैच कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिली। नेक्स्ट देखने को मिला रूबल मुद्रा में गिरावट। रूबल करेंसी जो है उसमें गिरावट देखने को मिली। जो रूबल करेंसी है, हर एक देश की अपनी करेंसी होती है, जैसे कि भारत की रुपया है, वैसे ही रशिया की क्या है, रूबल। ठीक है ना, तो जो रूबल है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली, बहुत ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से जो लोगों की जमा पूंजी थी, जो उन्होंने अपना पैसा सेव किया था थोड़ा बहुत, वो जाता चला गया। अब बात करें तो खाद्यान्न संकट देखने को मिला, फूड क्राइसिस। पहले ही बताया कि भाई 1990 के अराउंड ही जो है खाने पीने की चीज़ें के लिए भी तरस गया था पूरा यूएसएसआर, उसमें से जो रशिया है वो भी था। और रशिया तो ज़्यादा क्यों भाई बेकार हुआ, क्योंकि उसने शॉक थेरेपी भी अपना ली थी। ठीक है, तो फूड क्राइसिस देखने को मिला, खाद्यान्न संकट देखने को मिला, लोगों के पास खाने पीने की भी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो क्या पॉइंट है,
पूरा पॉइंट आया नहीं है पर मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। अमीरी और गरीबी की जो है वो खाई बड़ी है, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल्स, ठीक है। जो अमीर और जो गरीब लोग थे, ठीक है, हर जगह होते हैं, यूएसएसआर के अंदर भी थे, रशिया के अंदर भी थे। तो जो अमीर और गरीब पीपल थे उनके बीच में शॉक थेरेपी अपनाने से गैप और ज़्यादा बढ़ गया। बेसिकली बेटा किसी भी सरकार का जो काम होता है अपने आप को इकोनॉमिकली बैलेंस करने के लिए, अमीरों की अमीरी को कम करना और गरीबों की गरीबी को कम करना, ताकि सब लोग इक्वल रह सके, है ना, लोगों का इक्वल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो बल्कि क्या हुआ, शॉक थेरेपी अपनाई तो अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। जो एक गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, ठीक है। तो ये शॉक थेरेपी के परिणाम आपसे पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ इससे आपके 2-2 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाएंगे। जैसे कि भाई मैंने बताया कि शॉक थेरेपी किसने बनाई थी, भाई वर्ल्ड बैंक ने बनाई थी, आईएमएफ ने बनाई थी। आईएमएफ की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ ये पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, सबको पता है आपको, न्यू सेंट्रल्स पावर, सत्ता के नए केंद्र। अब सत्ता के नए केंद्र में जो पूछा जाता है आपसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन वो है यूरोपीय संघ की विशेषता। यूरोपीय संघ जो है, जो यूरोपीय यूनियन है, उसने अपने आप को किस तरीके से ग्रो किया या किस तरीके से जो है अपने अंदर बदलाव किए या कैसे स्टैब्लिश हुआ और क्या क्या इसने ऐसा किया कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनियन है आज के टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। तो ये जो यूरोपीय संघ है सबको याद रखना है, ये जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ है, ये भी एक यूनियन ही है जो कि देशों का यूनियन है और जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1992 में। एज अ यूनियन इस्टेब्लिश हुआ है सोवियत यूनियन 1992 में, याद रखना है आपको। 1992 में जब ये इस्टेब्लिश हुआ बेटा, उसके बाद सभी देश जितने भी इसके अंदर इंक्लूडेड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी अच्छी होती जा रही है। ये यूरोपीय यूनियन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है एक साथ आने के बाद, ठीक है। तो जो यूरोपीय यूनियन है उसकी विशेषता, फीचर्स पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है एक झंडा एक राष्ट्रीय गान, ठीक है, जिसे बोला जाता है वन फ्लैग वन नेशनल एंथम, ठीक है। जो यूरोपीय यूनियन है उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज इंक्लूडेड है, जैसे कि मैं बता देती हूँ, फ्रांस उसके अंदर इंक्लूडेड है, पुर्तगाल उसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी इन सभी ने एक यूनियन के लिए जो है वो एक ही फ्लैग और एक ही नेशनल एंथम को अपना रखा है, जिससे कि अलग अलग लेवल्स पर जो है ये अपने आप को एक ही तरीके से प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये एक इसकी खासियत है बेटा कि इसका एक ही झंडा है, एक ही राष्ट्रीय गान है, जिससे कि पता चलता है अच्छा ये यूरोपीय यूनियन के देश हैं, ठीक है, और इन लोगों ने सब कुछ अपना एक ही तरीके से अपना रखा है, ठीक है। अलग अलग अपने आप को कंट्रीज प्रेजेंट नहीं करती, फ्रांस अपने आप को अलग प्रेजेंट नहीं कर रहा, पुर्तगाल अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा, एज अ यूनियन अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जिसके से इनका एक फ्लैग और एक ही राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट है इसकी जीडीपी बेटा, ठीक है। जब यूरोपीय यूनियन बना था तो सबको ये लगता था कि जो यूरोपीय यूनियन है वो अच्छा खासा चलेगा, लेकिन इतना डेवलप करेगा ये किसी को नहीं पता था, ठीक है। तो जो जीडीपी होती है, सबको सभी देशों की अपनी अपनी एक जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं, ठीक है। 2005 में जो यूरोपीय संघ की जीडीपी थी वो कितनी थी, वो जो है 12 अरब डॉलर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थी, इवन अमेरिका की जीडीपी से भी ज़्यादा थी, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो यूनियन है एक इम्पॉर्टेंट यूनियन बनता जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा, एक बार 2005 के भी आंकड़े बता दिए मैंने आपको, एक बार अभी जो बुक है उसमें 2016 के भी दे रखे हैं, ठीक है। तो 2016 में जो उसकी जीडीपी थी वो थी 17,000 अरब डॉलर, ठीक है। आप कोई भी आंकड़ा लिख कर आ सकते हैं, लेकिन याद रखना अगर 2005 का लिखना है तो 12,000 अरब डॉलर लिखेंगे, और जो है 2016 का लिख रहे हैं तो 17,000 अरब डॉलर जो है इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है सैन्य शक्ति, ठीक है। मिलिट्री पावर जो है वो भी काफ़ी अच्छी है यूरोपीय संघ के पास, इसकी सारी मिलिट्रीज को मिला दिया जाए, सारी कंट्रीज की मिलिट्री को मिला दिया जाए तो, और इसके पास 550 जो है वो परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स है, जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ है, ठीक है ना। और बेटा कई बार जो सेना होती है, जो आर्मी होती है, उसका मकसद ये नहीं होता कि बस उसे दूसरे देश के साथ युद्ध करना है, नहीं। आर्मी इसलिए भी रखी जाती है ताकि हम अपनी आत्मरक्षा यानी कि अपने जो है वो सेल्फ डिफेंस कर सके, ठीक है। तो इसकी जो सेना है, अब इसको बोलोगे युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती है तो बहुत नेगेटिव सा लग रहा है ना, तो भाई ये मिलिट्री जो है हमेशा इतनी पावरफुल है ये मिलिट्री की, हमेशा जो है अपने सेल्फ प्रोटेक्शंस के लिए रेडी रहती है, ठीक है। और 550 इसके पास परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर टेस्ट है, न्यूक्लियर वेपन्स है इसके पास कितने, 550, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो यूएनओ में महत्वपूर्ण स्थान, भाई जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्यों है भाई प्लेस? क्योंकि आपको पता है यूएनओ के अंदर जो इसकी सुरक्षा परिषद होती है, जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनओ का एक जो अंग है, ठीक है, एक इसका जो ऑर्गन है, उसके अंदर 5 देश जो हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट देश होते हैं। तो 5 जो स्थायी देश हैं इसके, उसमें पता ही आपको कौन कौन है? अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। तो ये याद रखना कि जो फ्रांस है, ठीक है ना, कौन? फ्रांस जो है वो यूएनओ का परमानेंट मेंबर है और वो यूरोपीय यूनियन का भी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। तो जब वो यूएनओ का परमानेंट मेंबर होगा, एक जो है महत्वपूर्ण सदस्य, एक स्थायी सदस्य जब ये यूएनओ का होगा, तो इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ के अंदर जो 5 स्थायी देशों के पास वीटो पावर है वो यूज़ कर सकते हैं इसका। तो ये जो वीटो पावर है इसका भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पर इसका फैसला जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा किसी भी चीज़ पर। तो जब फ्रांस की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ की भी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी मुद्रा, इसकी करेंसी। हम जो है हमेशा ज़्यादातर जो ट्रेड करते हैं बाकी देशों के साथ वो किससे करते हैं? डॉलर से करते हैं, अमेरिकी डॉलर से करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो ट्रेड का माध्यम है, ठीक है, वो क्या बनता जाता है? मुद्रा बनती जा रही है। कहाँ पे? यूरोप की मुद्रा बनती जा रही है। जैसे मैंने बताया शुरू में कि हर एक देश की अपनी एक करेंसी होती है, वैसे ही जो यूरोप के देशों की करेंसी है वो क्या है? रूबल है, ठीक है। तो जो रूबल मुद्रा है वो क्या बनती जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो माध्यम बनती जा रही है, किसका? बोलो। मीडियम बनती जा रही है इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है ना। तो ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संगठन, ठीक है ना। सोशल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर एक तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात करी जाए तो सोशली जो है अपने देशों के साथ इस तरीके से मिला हुआ है कि सबको एक साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, ठीक है। इकोनॉमिकली बात की जाए तो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, ठीक है। और अगर बात की जाए राजनीतिक स्तर पर तो भाई इंटरनेशनल लेवल पर सभी देश अपने आप को एक करके दिखा रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बनता जा रहा है जो कि इसके फीचर्स हैं, जो कि इसकी विशेषता है। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ जो है वो क्यों इतना ज़्यादा डेवलप्ड हुआ या यूरोपीय संघ क्यों इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया? तो आंसर यही लिख कर आना है, ये सभी रीजंस की वजह से जो यूरोपीय यूनियन है उसने ग्रो किया।